अच्छा भाई, हमारे वेरिएंट 21, 22 एंड 23 तीनों के माइक्रो के सेक्शंस हमारे हो चुके हैं। अब हमने पहले तीनों के मैक्रो करने हैं। आज मैं दो पेपर करवाऊंगा मैक्रो सेक्शंस के। अगली क्लास में इंशाल्लाह एक डेटा रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो, उसके भी समझ आए चीजें किस तरीके से हो रही होती हैं। अभी हम लोग अटेम्प्ट करें मई जून 2025 पेपर 22। डेटा रिस्पॉन्स में इसी वाली इसी की करवाऊंगा, आगे जाके करवाऊंगा। अभी सेक्शन सी पे आ जाए। बेटा सेक्शन सी को जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। कहता है कि विद द हेल्प ऑफ एन एडी एंड एएस डायग्राम या डायग्राम्स। जब उसने बोल दिया कि एडी और एएस की डायग्राम बना के बताओ, तो मानी कि ये किसका पार्ट हो गया, नॉलेज AO1। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। एक्सप्लेन वन डिमांड साइड एंड वन सप्लाई साइड कॉज ऑफ डिफ्लेशन। कहता है कि यार मुझे एक तरीका बता दो जिससे डिमांड साइड डिफ्लेशन आ जाए, और एक तरीका बता दो जिससे सप्लाई साइड डिफ्लेशन आ जाए। तो आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिमांड साइड डिफ्लेशन कौन सी होती है, बैड डिफ्लेशन। ये बैड डिफ्लेशन क्यों होती है, क्योंकि आपकी प्राइस लेवल तो गिरती है, बट एट द सेम टाइम जीडीपी जो होता है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है। सप्लाई साइड डिफ्लेशन कब होगी, जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, और ये गुड डिफ्लेशन होती है। ये गुड डिफ्लेशन क्यों होती है, क्योंकि बेटे आपकी प्राइस लेवल तो गिरती है, एट द सेम टाइम आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वो भी गिर रही होती है, तो आपको फायदा होता है। तो भाई बोला कि मुझे एक एक रीजन बता दो। अच्छा, अब एक बात तो ये समझे कि ये पॉलिसीज का तो सवाल है नहीं। ये पॉलिसीज का तो सवाल है नहीं। बेटा वेटिंग रूम नहीं है, आप ज्वाइन टैप करो, डायरेक्ट एंटर हो जाओगे आप। तो भाईजान, ये हमारे पास उसका तो सवाल है नहीं, क्या कहते हैं, पॉलिसीज का। तो बेटा यहां पर आपसे वो डायरेक्टली एक रीजन पूछ रहा है। ये एक डायरेक्टली रीजन पूछ रहा है कि भाई अगर ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी या तो एग्रीगेट डिमांड गिरे, या तो मेरी एग्रीगेट डिमांड गिर जाए, या तो मेरी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए। ये दो रीजन वो आपसे पूछ रहा है विद डायग्राम। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप खदीजा। एंड कंसिडर विच इज लाइकली टू बी मोर डैमेजिंग, और ये कंसिडर करो कि आपके लिए ज्यादा खतरनाक वाली कौन सी है। तो बेटे इसका नाम ही बैड डिफ्लेशन है, वो गुड डिफ्लेशन है। तो जाहिर सी बात है बेटा, जो बैड जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसका नाम बैड लिखा हुआ है, वो फिर वही होगा ना, बैड डिफ्लेशन ही होगा। सही है भाई। तो भाई यहां पर हमारे पास जब एक चीज है बैड डिफ्लेशन, तो वो बैड ही है भाई फिर। समझ रहे हैं बेटा बात को। तो ये हमारे पास कहानी चल रही है। अच्छा, अब यहां पर आओ। अब इसकी मार्क स्कीम रीड करना शुरू करें, इसके आंसर्स को चेक करना शुरू करें। हम लोग हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए पे। ये रहा। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों ने एग्जाम में टेस्ट किया था। मेरे बच्चे जो लास्ट ईयर वाले बच्चे थे, उन्होंने ये किया था, उनका पेपर मेरे पास आया था। मैंने शायद ये पेपर आप लोगों को डिस्कस करके मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, और मैंने आगे भी बताया हुआ है क्या गलतियां थी। बेटे जब भी वो बोल देना एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तब अगर डायग्राम की लेबलिंग में भंड है फिर माफी नहीं है, फिर वो आपको जिबा करेगा। मैक्रो की डायग्राम में प्राइस लेवल क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि प्राइस लेवल की बात हो रही है, रियल जीडीपी लिखा हुआ होना चाहिए। गलती से यहां पर क्वांटिटी लिख दिया या यहां पर सिर्फ प्राइस लिख दी, मार्क्स गए। फिर भूल जाओ, फिर नहीं मार्क्स मिलेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट डिफ्लेशन इज। आपने ये राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, ये आपने राइटवर्ड शिफ्ट किया। चल मेरा भाई 3 मार्क हो गए। विथ प्रॉपर लेबलिंग, विथ प्रॉपर डायग्राम, विथ प्रॉपर जो सारी चीजें आपके पास चल रही है, मूवमेंट वगैरह क्लियर होनी चाहिए। भाई डिमांड साइड डिफ्लेशन कैसे आ सकती है, डिमांड कैसे गिर सकती है, कोई भी रीजन बता दो। टैक्सेस बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स गिर गए, इंपोर्ट्स बढ़ गए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिर गई, इन्वेस्टमेंट गिर गई, कोई सी भी एक रीजन, कोई सी भी एक रीजन। और फिर आपने अपनी एक्सप्लेनेशन को डायग्राम के साथ लिंक करना है। समझे। यहां पर आपकी एनालिसिस स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, फिर सप्लाई साइड डिफ्लेशन पे आ जाओ। सप्लाई साइड डिफ्लेशन के अंदर आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होगे। कोई सा भी एक रीजन, सर वेजेस कम हो गई, करेक्ट है। सर सब्सिडीज मिल गई, करेक्ट है। सर टेक्नोलॉजी आ गई, करेक्ट है। ट्रेनिंग हो गई, करेक्ट है। कोई भी चीज,
कोई भी चीज। ठीक है बेटा, जरूरी थोड़ी है कंज्यूमर स्पेंडिंग की ही बात करनी है, आप तो एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले को लेके चल रही है ना। आप तो एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले को लेके चल रही है। अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये कि आप डोमेस्टिक पे स्पेंडिंग नहीं कर रहे, आपका पूरा पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, तो उससे भी तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगा ही ना आपका। तो सप्लाई साइड डिफ्लेशन आपने दिया कि भैया मेरी सप्लाई बढ़ गई है, मेरी प्राइसेस कम हो गई, मेरी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, वगैरह 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 वगैरह। डायरेक्ट आपने लिंक कर दिया। अब वो इवैल्यूएशन में पूछ रहा था भाई कौन ज्यादा हार्मफुल है। लॉजिकल सी बात है, आपको ये चीज नजर आ रही है कि बैड डिफ्लेशन जो है ना, वो आपके लिए बुरी है। अब देखो इस तरह के सवालों में ना या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है, ग्रे एरिया कोई नहीं है। ग्रे एरिया का मतलब कि जो एक जेनेरिक क्वेश्चन आता है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर ग्रे एरिया नहीं है। यहां पर या तो व्हाइट है या तो ब्लैक है, या तो यस है या तो नो है। तो हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये खतरनाक है आपके लिए। अब यहां पर आप लिखना बैठ जाओ, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सर आपने तो यही सिखाया था। अरे भाई, हर चीज में नहीं घुसता बेटा, हर चीज में नहीं घुसती ये इवैल्यूएशन। दिमाग का इस्तेमाल करें, समझाएं उसको कि बैड डिफ्लेशन, demand side deflation is generally harmful, whereas supply side will benefit you, it will support you, it will bring stability। ये बातें बताने की होती हैं। समझ गए? तो इंतहाई हल्का पार्ट ए था, इंतहाई हल्का पार्ट ए था। इसमें आपके कम से कम भी 8 में से 8 मार्क आने चाहिए। चलो अगर 8 नहीं आ रहे तो 6 मार्क तो एटलीस्ट आने ही चाहिए, क्योंकि इससे हल्का सवाल नहीं आ सकता। अब इससे भी हल्का पार्ट ए से हल्का पार्ट बी है। assess the extent to which fiscal policy would be the best way to reduce high rate of inflation। बेटे मैंने आपको 12 मार्क के सवाल के ना दो तरीके बताए थे। एक तो होता है फतवा बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि ये है कि जी फिस्कल पॉलिसी बेस्ट होती है टू सॉल्व इन्फ्लेशन, डिस्कस द व्यू। जो भी फतवा बेस्ड क्वेश्चन होता है, जी बेटा भेज दूंगा, जो भी फतवा बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें ऑल्टरनेटिव पॉलिसी लाजमी आती है, और ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आती है एनालिसिस। जो भी फतवा बेस्ड क्वेश्चन होगा कि जी फिस्कल पॉलिसी बेस्ट है, इसमें आपने ऑल्टरनेटिव पॉलिसी डालनी होगी। एक तो ये है। एक और कौन सा होता है जिसके अंदर वो बोलता है कि यार द बेनिफिट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आउटवे द ड्रॉबैक्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जो कि ये क्वेश्चन नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि बेनिफिट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आउटवे द ड्रॉबैक्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, या बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड आउटवे द ड्रॉबैक्स ऑफ फ्री ट्रेड। यहां पर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आप डालते हो इवैल्यूएशन। समझे? जजमेंट की तरफ जब आप जा रहे होते हैं आप तब डालते हैं। AO2 में इवैल्यूएशन देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये दो नेचर होते हैं 12 मार्क वाले सवाल के। अब ये प्योर फतवा बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर वो आपसे कहता है जी कि फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट वे टू सॉल्व हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिस्कस द व्यू। तो बेटा आप यहां पर देखो जरा क्या कहानी चल रही है। 12 मार्क के सवाल में बेनिफिट ड्रॉबैक नहीं डालोगे, बेनिफिट ड्रॉबैक नहीं डालोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। माजरत के साथ सर मैं तो 10 पेज का आंसर लिख के आ गया, सर एग्जामिनर मुझसे खुन्नस निकाल रहा है, सर मैं तो 50 पेज का आंसर लिख के आ गया, सर मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने पहाड़ तोड़ दिए। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है बेटे, जो एक्सटेंट वाला क्वेश्चन होता है मैं बताता हूं आपने कुछ नहीं किया हुआ भाई। 12 मार्क में बेनिफिट ड्रॉबैक लाजमी आएंगे। फिस्कल पॉलिसी से आपने स्टार्ट किया, आपने डिफाइन कर दिया कि जी फिस्कल पॉलिसी क्या है। अच्छा अब देखो, ख्याल ये रखना कि जो बातें आप पार्ट ए में लिख रहे हो ना, पार्ट बी में रिपीट नहीं करो। अब जैसे उसने पीछे बात की भी थी ना कि बैड डिफ्लेशन खतरनाक है कि गुड डिफ्लेशन खतरनाक है, तो एक तरीका तो बैड डिफ्लेशन लाने का बिल्कुल है कि आप टैक्सेस बढ़ा दें या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दें। लेकिन वो सेम आंसर पार्ट बी में भी आ रहा है, क्योंकि पार्ट बी में भी आपको इन्फ्लेशन सॉल्व करना है। तो कोशिश ये किया करें कि दोनों सवाल पढ़ लिया करें, और ऐसा पॉइंट फिर पार्ट ए में लिखें जो पार्ट बी में रिपीट ना हो। मानिए कि अब जैसे यहां पर हाई टैक्स रेट या लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिपीट हो रहा है ना, तो मैं ऊपर पार्ट ए में लिखूंगा कि यार इंपोर्ट्स बढ़ गए, या मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट कम हो गई या कंजम्पशन गिर गई। मैं इस तरह की बातें लिखूं रिपीटेशन से बचने के लिए। तो भाईजान फिस्कल पॉलिसी क्या है आपने बता दी, सप्लाई साइड पॉलिसी क्या है आपने बता दी, आपने दोनों के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि हमारा काम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। फिर आप आ जाएं जी फिस्कल पॉलिसी पे, फिर आप आ जाएं फिस्कल पॉलिसी पे। बेटा बेनिफिट ड्रॉबैक बहुत डिटेल में आपको लिख के दिए हुए हैं। इकॉन बुक 90% बच्चे ने आज तक खोल के नहीं देखी होगी, आप सब लोग हैंड रिटन नोट्स पर रिलाई करते हो, जो कि सही भी है और अपने ही आप में गलत भी है।
हैंड रिटन नोट्स बेटा वो लेक्चर्स हैं, उनमें मैं इतनी डिटेल नहीं डाल सकता। क्लास नोट्स को, नोट्स खोलो, इकॉन बुक खोलो, उसके अंदर डिटेल में बातें लिखी हुई हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल में उसको जमा किया हुआ है कि शकरकंदी वाले को आप लोग बेच देंगे जाके किताबें, तंदूर वाले को बेच देंगे। भाई इस्तेमाल करो, उसमें बेनिफिट ड्रॉबैक डिटेल में लिखे हुए हैं, सारे बेनिफिट ड्रॉबैक आपको वहां से मिल जाएंगे। अब क्योंकि हम यहां पर इन्फ्लेशन को रोकना चाह रहे हैं, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वी विल गो फॉर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, जो कि बड़ी बेसिक सी बात है। यानी कि आप टैक्सेस को बढ़ाएंगे और आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रहे होंगे, जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड ऐसा ऐसे वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रही होगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड ऐसे लेफ्टवर्ड आ रही होगी। ठीक है, आपने उसको कहानी एक्सप्लेन की और आपने उसको समझाना शुरू कर दिया। सही है सर, कितने बेनिफिट ड्रॉबैक लिखे हैं बेटा? दो बेनिफिट दो ड्रॉबैक मोर देन इनफ, दो बेनिफिट दो ड्रॉबैक मोर देन इनफ, कोई जरूरत नहीं है लंबी चौड़ी कहानी लिखने की। अच्छा, अब यहां पर आपने बताना शुरू किया जी टैक्सेस बढ़ गए, डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, प्राइसेस कम हो गई, प्राइसेस कम होने से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे होंगे, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही होगी, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो, रियल इनकम आपकी बढ़ रही होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी, तो अगर गवर्नमेंट वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही थी और अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं नहीं दे रही, तो लोग जो हैं वो मोटिवेट होंगे टू वर्क, लोगों की मोटिवेशन बढ़ेगी काम करने के लिए। जब मोटिवेशन वगैरह बढ़ेगी तो लेबर फोर्स बेहतर हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब वही सारे बेनिफिट्स। ड्रॉबैक्स भी आपके सामने हैं कि दिस विल लीड टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दिस विल लीड टू रिडक्शन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो वैसे ही आपका मुल्क खराब है, मसलों में है, तो फिर बाद में क्या होगा, टाइम लैग के मसले, कॉस्ट पुश अगर आ गई आपके मुल्क में तो ये इफेक्टिव नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी वही बात है। अच्छा, अब आप अगर चाहें तो यहां पर मॉनेटरी भी लिख सकते हो, मॉनेटरी भी लिख सकते हो, बट मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप मॉनेटरी लिखो। रीजन, फिस्कल से भी एग्रीगेट डिमांड कम होगी, मॉनेटरी से भी एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो आपके पास कोई एक यूनिक पॉइंट नहीं होगा कि आप जो है ना फिर प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन कर पाए। तो इस वजह से गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसी इंस्टेड। आपने सप्लाई साइड के बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बताना शुरू किए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया, टेक्नोलॉजी से इनोवेशन आ रही है, इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। बट अगेन इट इज अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। वो सेम बुलशिट, सेम बुलशिट, 500 बार ये कहानी समझा चुका हूँ, 5000 बार कहानी सुना चुका हूं। कोई डिफरेंस नहीं है, समझे? तो भाई ये आपने ओवरऑल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स एक्सप्लेन किए। अच्छा सर, कितनी ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज लिखे? एक बस? अगर तीन पॉलिसीज हैं तो भाई एक ही लिखो ऑल्टरनेटिव में, तो तीन सारी मत लिखने बैठ जाना। इवैल्यूएशन भी इसकी सिखाई हुई है। अब उसने देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया कि जी फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन करेक्ट कर सकते हैं, उसने कहीं भी आपको ये नहीं बताया कि इन्फ्लेशन आ क्यों रही है, कि भाई वो कॉस्ट पुश फैक्टर से आ रही है या डिमांड पुल फैक्टर से आ रही है, या वो क्या कहते हैं मॉनेटरी फैक्टर से आ रही है, किस रीजन से आपके पास इन्फ्लेशन आ रही है, ये बात हमें कहीं नहीं बताई। तो जाहिर है जब कहीं हमें बताया हुआ ही नहीं है तो हम इसको नहीं जज कर सकते क्या चीज आपके लिए बेहतर है। तो ओवरऑल हम लोग पहले दोनों पॉलिसी को कंपेयर कर रहे होंगे कि शॉर्ट जो फिस्कल पॉलिसी है इट इज कंपैरेटिवली अ शॉर्ट रन पॉलिसी, जो कि आपके लिए फायदा क्रिएट करती है इन द शॉर्ट रन, वेयर एज सप्लाई साइड पॉलिसी इज अ मच लॉन्ग रन पॉलिसी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और लॉन्ग टर्म फवायद की तरफ लेके जाएगी। तो भाई मैं ये नहीं कह सकता कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, इट इज बेटर टू गो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। गो फॉर अ मिक्स्ड अप्रोच, फिस्कल पॉलिसी फॉर शॉर्ट टर्म एंड सप्लाई साइड पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म। ये इतना हल्का सवाल है कि आप इसमें इजीली 10 मार्क तो स्कोर कर ही सकते हो अगर तरीके से लिख। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, 12 मार्क के आंसर में डायग्राम एक्सप्लेनेशन विल नॉट हेल्प यू स्कोर। डायग्राम इज ओनली देयर टू सपोर्ट योर आंसर एज एन एविडेंस, कि भाई आपने बताया कि फिस्कल पॉलिसी लगाएगा तो प्राइस कम हो जाएगी, आपने बताया कि भाई फिस्कल पॉलिसी लगाएगा तो प्राइस कम हो जाएगी, एज शोन इन द डायग्राम, ये एज शोन इन द डायग्राम के लिए इस्तेमाल होती है, समझे? तो डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आप डायग्राम्स अच्छी खासी बना के आ गए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे फुल मार्क मिल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। जहां तक रही खदीजा का सवाल कि सर एक्सटेंट का क्या मतलब होता है, बेटे एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक,
किस हद तक ये चीज आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो एक्सटेंट की जहां तक बात है, एक्सटेंट का कंक्लूजन पीईडी से लिंक अक्सर कर रहा होता है, या टाइम पीरियड के साथ लिंक कर रहा होता है, डिपेंड्स अपॉन शॉर्ट रन लॉन्ग रन, सही है, या डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन। यहां पर एक्सटेंट की बातें आती है। बेटे कोई मसला इस सवाल में? जी जी, मैं भेजूंगा बेटा, भेज दूंगा। ठीक है भाई, पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमारा डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। With the help of a diagram, again, explain two ways in which a fall in the balance of trade in goods may affect the value of a floating exchange rate. रुक जाओ, रुक जाओ। दो तरीके बता दो कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स गिरता है तो उससे हमारे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे क्या अफेक्ट आएगा। बेटा अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड गिर रहा है तो ये दो तरीकों से गिर सकता है, उसने भी दो ही तरीके मांगे ना आपसे। दो तरीके क्या हैं? या तो आपके एक्सपोर्ट्स गिर गए हो, या तो आपके इंपोर्ट्स बढ़ गए। सही है। अच्छा, अब एक्सपोर्ट्स गिरने से करेंसी की डिमांड गिरती है, और इंपोर्ट्स बढ़ने से करेंसी की सप्लाई बढ़ती है। दो तरीके हो गए, सिंपल है, दो तरीके हो गए आपके पास। एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच अ चेंज इन relative रेट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू कंट्रीज में हैव अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। कहता है और मुझे ये बताओ कि अगर हमारे डिफरेंट कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो ये किस हद तक आपके एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करेगा। एक्सटेंड का मतलब किस हद तक ये आपके एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर रहा होगा। अब यहां पर आओ, यहां पर देखिएगा जरा। स्टार्टिंग आप कैसे ले रहे होंगे? आपने बताया कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि ये डिमांड एंड सप्लाई की कहानी को लेके चल रहा होता है। आपने डायग्राम बना दी है आप, क्योंकि उसने बोला था कि एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम। डायग्राम आपके AO1 का पार्ट है, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नीचे बना दी, वरना ये AO1 की कैटेगरी के अंदर आएगा। एक तरफ आपकी सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ रही है, एक तरफ डिमांड ऑफ करेंसी गिर रही है। ये आपके पास सॉरी इंपोर्ट्स बढ़ने का केस है, और ये आपका एक्सपोर्ट्स कम होने का केस है। सही, आपने इस तरीके से बेसिक एक्सप्लेन किया उसको। अब उसने पूछा कि यार अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उससे आपके एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा। आप लोगों को ये बात पता है कि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट टू सेव इन योर कंट्री। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे आपका एक्सचेंज रेट गिरता है, बिकॉज पीपल स्टार्ट टू सेव अब्रॉड फॉर अ हायर रिटर्न। तो ये आपके पास बेटा कुछ कहानियां चल रही होती हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह की। तो जाहिर सी बात है, अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो करेंसी अप्रिसिएट होती है, अगर इंटरेस्ट गिरता है तो करेंसी डेप्रिसिएट होती है। तो ये कुछ मामलात हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से। एक्सटेंट किस पे डिपेंड करेगी? एक्सटेंट डिपेंड करती है, जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस पे, स्टेबिलिटी पे, कि आपके मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, आपके मुल्क में जो बैंक्स वगैरह हैं उनके क्या मामला चल रहे हैं, उनकी क्या सेटिंग चल रही है, इन्फ्लेशन रेट के क्या इफेक्ट हैं, वगैरह वगैरह, ये चीजें आपके पास आ रही होती। इवैल्यूएशन क्या होगी? भाई सिंपल सी बात है, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका खराब होगा तो उससे आपकी जो करेंसी है वो तो गिरेगी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है डिमांड आपकी गिर रही है और सप्लाई बढ़ रही है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका डेफिसिट कितना बड़ा है। अगर मैं कहूं कि यार आपका डेफिसिट एक्सट्रीम लेवल का बड़ा है तो फिर तो टेंशन है, फिर तो प्रॉब्लम है, परेशानी वाली बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यार डेफिसिट बस एक चंद कुछ रुपयों का आ रहा है या चंद कुछ डॉलर्स का आ रहा है, तब इतनी टेंशन लेने वाली बात पहली बात तो नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, एक्सचेंज रेट जो आपका गिर रहा है या आपका एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम आ रही है, ये भी डिपेंड करता है कि आप नेचर ऑफ गुड किस तरह का बेच रहे हो। अगर तो आप इनइलास्टिक गुड बेच रहे हो तो फिर तो टेंशन है, क्योंकि आपका रेवेन्यू गिरेगा। लेकिन अगर आप इलास्टिक गुड बेच रहे हो तो फायदा है भाई। फायदा किस सेंस में, कि आपकी जो पीडी है वो इलास्टिक हो जाएगी, आपका रेवेन्यू वगैरह बढ़ रहा होगा। ठीक है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है,
और डिमांड पे करेंसी की डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो एक्सटेंट का मतलब कौन कौन सी चीजों पे ये बात डिपेंड करता है। समझ गए बेटे बात को? हाँ बेटा, मैं ये क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट ना करता। मैं ये वाला क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैं उसको फाड़ दूंगा। तो मैं क्यों फजूल की बलि लूं, जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्फिडेंट हूं। ये हमारे ना ओ लेवल में अक्सर बच्चों को ट्रेन किया जाता है। कुछ हैं, मशहूर जमाना टीचर हैं, नाम नहीं मैं लूंगा। वो कहते हैं जी कि मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो। वो कहते हैं कि ये देख रहे हो उड़ता तीर जा रहा है, इसको इसको पकड़ लो। ठीक है, और आपको आगे आपको पता ही है। तो उनके अंदर ये आदत होती है कि मुश्किल अटेम्प्ट करना। क्यों मुश्किल अटेम्प्ट करना? बाकी बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते। अब बाकी बच्चे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप अटेम्प्ट करोगे तो आपकी जो है वेटेज बढ़ेगी, आपका थ्रेशोल्ड बढ़ेगा। बुलशिट, घंटा। जब एग्जामिनर थ्रेशोल्ड निकालता है तो वो हर किसी के लिए एक एवरेज थ्रेशोल्ड निकालता है। वो ये नहीं कहता कि रयान ने क्वेश्चन 5 किया, चलो थ्रेशोल्ड गिरा दो इसके लिए, या उस्मान ने क्वेश्चन 4 किया, चलो भाई थ्रेशोल्ड बढ़ा दे इसके लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब एक फजूल की अप्रोच है। और ये बस पता नहीं क्यों उन लोगों ने ये हवा फैलाया हुआ है। और इसमें आप लोग नहीं, मैं भी इसका शिकार हूं। मैं भी जो हूं कर चुका हूं ये हरकत। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि मैंने एग्जाम में ऐसी कोई हरकत की नहीं थी, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था, वो सवाल ही इतना मुश्किल था। तो मैंने कहा पंगा लेना ही क्यों है भाई। अच्छा, अब पार्ट बी पे आओ। Assess whether an improvement in terms of trade or surplus on the current account of balance of payment is more benefit to an economy। अच्छा, पहले तो दोनों की डिफरेंसेस को क्लियर करो। टर्म्स ऑफ ट्रेड का बढ़ना क्या होता है, करंट अकाउंट सरप्लस का होना क्या होता है, जरा फर्क बताओ। टर्म्स ऑफ ट्रेड का बढ़ना क्या होता है और करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, जरा डिफरेंस बताइएगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड सिंपली प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को लेके चल रहा होता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ने का मतलब है कि एक्सपोर्ट प्राइस इज ग्रेटर देन इंपोर्ट प्राइस। ठीक है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होने का मतलब है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होते हैं, और टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर हम लोग प्राइसेस की बात कर रहे होते हैं। तो वो कहता है भाई क्या बेहतर है, टर्म्स ऑफ ट्रेड का अच्छा होना बेहतर है या करंट अकाउंट का सरप्लस में होना बेहतर है। तो बेटा अब यहां पे देखें जरा, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है आपने पहले डिफाइन किया कि इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। मतलब फॉर्मूला प्रॉपर लिखना है। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताने कि यार अगर मैं 1.5 रुपए का सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और 1 रुपए का सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं ज्यादा सामान इंपोर्ट कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है। जब आपके पास पैसा है जब आपके पास पैसा है तो जाहिर सी बात है कि आप मशीन भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे फायदे आपके पास हैं। आपकी सप्लाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने के। ठीक है। आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, स्टेबिलिटी वगैरह बढ़ती है। हाउएवर ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स के अंदर बेटे वही कहानी कि अगर आपकी एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा है तो आपके एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगे, आपका करंट अकाउंट खराब हो जाएगा। आपका इंपोर्ट अगर चीपर है तो हमारे लोगों को क्योंकि बाहर वाला माल सस्ता मिलेगा, हम बाहर से माल मंगवाना शुरू कर देंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो आपकी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल ये कुछ 2 से 3 बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं। करंट अकाउंट सरप्लस होने का मतलब ये है कि यू आर अर्निंग मोर रेवेन्यू देन यू आर स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है, आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बेहतर होते हैं, आपकी डिमांड फॉर करेंसी बढ़ती है, आपकी करेंसी अप्रिसिएट होती है, आपकी जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, सिक्योरिटी आ जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। हाउएवर
जाहिर सी बात है, अगर आप सारा सामान एक्सपोर्ट कर देंगे तो डोमेस्टिक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। और इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगी, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप डिमांड पुल की डायग्राम बना सकते हैं। कैन लीड टू ट्रेड टेंशंस, क्योंकि जो हमारे पार्टनर हैं, देर इज अ चांस कि वो पे टैरिफ लगा दें, या वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, या वो रिटालिएट कर लें वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हमारे पास काफी ज्यादा पॉसिबल हैं, कॉमन है, ये आपके लिए हो सकता है। अब इवैल्यूएशन में वो पूछ रहा है क्या बेहतर है। again this depends upon situation, this depends upon size of current account surplus या size of terms of trade के जो हमारे पास चल रहा है। अगर 19-20 का फर्क है तो वो इतना ज्यादा कोई हमारे लिए ना प्रॉब्लमेटिक होगा, ना इतना ज्यादा हमारे लिए कोई मसले का बाइस होगा। बट अगर अमाउंट बहुत बड़ी है और हमारे पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भाई हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड ज्यादा होगा तो इससे हमारी इन्फ्लेशनरी प्रेशर पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। मानिए कि वो हमारी इन्फ्लेशनरी प्रेशर गिरता ही है, बट अगेन अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस होता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, इन्फ्लेशन आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन द शॉर्ट रन टर्म्स ऑफ ट्रेड में फील मोर बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, बट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि हमें ओवरऑल मुल्क की एक रजिस्टर को सीधा करना होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस विल ब्रिंग अ लास्टिंग इफेक्ट, लास्टिंग बेनिफिट। तो ओवरऑल टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका शॉर्ट रन के लिए फायदेमंद है, और करंट अकाउंट सरप्लस लॉन्ग रन के लिए फायदेमंद है। बात समझ गए? जी बॉस, क्लियर है। ये फाइल मैं आप लोग को अभी भेज रहा हूँ, वरना मैं ना बाद में भूल जाऊंगा।